हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, जो कि 2019 में पूछा गया था। उसका हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर जो हुआ था यह 9 फरवरी 2021 को पेपर हुआ था। आज हम उस दिन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो इसमें दिया गया है पत्रिका है, मूवीज है और पुस्तकें, तीनों किस प्रकार से संबंधित हैं दिया गया। तो इसके ऑप्शन में यह 4 दिया गया। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पत्रिका और पुस्तकें में सभी पत्रिकाएं भी आ जाती हैं, और मूवीज जो होता है यह एक अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, एक सेनाध्यक्ष अपने 40,125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उसमें से कुछ सैनिक बच गए हैं। तो शेष सैनिकों की संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है कि टोटल सैनिकों की संख्या दिया गया है 40,225, जिसमें से 40,000 सैनिकों को वह व्यवस्थित ढंग से कर लेता है, और उसमें 125 शेष सैनिक बच गए, यानी कि 125 सैनिक बच गए। तो यह वर्ग के रूप में वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है। 40,000 को हम लिख सकते हैं 40,125 को लिख देते हैं 40,000 प्लस 125। तो जो 40,000 होगा वह 200 का वर्ग होगा, 200 के वर्ग के रूप में व्यवस्थित होगा। जबकि जो 125 सैनिक वह वर्ग के रूप में नहीं है, तो वह बच जाएंगे। तो प्रश्न में पूछा है शेष बचे हुए सैनिकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पहलाज निम्नलिखित में से किसने पहलाज निहलान के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो इसके ऑप्शन है अनुपम खेर, प्रसून जोशी, शीला दीक्षित और जया बच्चन। तो प्रश्न में पूछा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है। तो उनका नाम है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी ने फिल्म का वह बोर्ड के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रसून जोशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके उसे बूटअप किया है, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जा सकता है। तो वह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कंप्यूटर मोबाइल में उपकरणों से विकसित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक निश्चित कुट भाषा में यह लिखा गया है इसको इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। सीधा है कि OQI इस प्रकार से लिखा गया। तो इसको 1 2 3 4 5 से लेके 12 तक क्रम में दिखाया गया है। 1 से लेके 12 तक हो गया है। उसके बाद यह किस रूप में लिखा गया है। तो यह 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 4 से यहाँ तक लेकर यहाँ तक गया। फिर उसके बाद रिटर्न आकर यहाँ से गया है। तो उसी प्रकार से इसका होगा। तो
3 छोड़ने के बाद तो यहाँ से 3 संख्या हम छोड़ देते हैं, ई एफ के छोड़ देते हैं, यानी कि एफ के बाद शुरू किया गया तो एफ के ई। तो एफ के ई किस में है, तो एफ के ई इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है। एफ के ई से शुरू है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है साइन इनवर्स 1/√2 का जो है मुख्य मान क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल मान क्या होगा। तो इसका सलूशन है साइन इनवर्स 1/√2 का मान पूछा है। तो साइन इनवर्स 1/√2 जो होता है यह साइन 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 45, यानी कि सीधा सीधा मुख्य मान जो है क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है इसका मान होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। 45 का मतलब होता है π/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है किताब उल हिंद इनमें से जो किस यात्री की जो है किस यात्री एवं विद्वान की जो है कृति है। किताब उल हिंद जो है किसने लिखा है, तो अल बरूनी ने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। किताब उल हिंद के रचयिता या किताब उल हिंद के रचयिता कौन है, तो है अल बरूनी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है सैद्धांतिक रूप से एक पूरी खुली हुई किताब के केवल कुछ पन्नों के द्वारा बना हुआ कोड जो है कितना अंश होता है। तो सैद्धांतिक रूप से एक खुली किताब से जो है बने हुए कोड का जो कोड जो होता है वह कुछ पन्नों द्वारा जो बना कोड होता है वह रिज्यू कोड होता है, यानी कि ऑब्टूज एंगल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिज्यू कोड जो है 180 अंश के मान को कहते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर जो है डेली बेस पर एनटीपीसी और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तैयारी कराई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से जो है संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत संबंधित है, तो है अनुच्छेद 108, यानी कि आर्टिकल 108। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो अंक ए और बी का मान क्या होगा। तो यह समीकरण दिया है BA गुणे B3 बराबर 57A, यह दिया है। तो सीधा सीधा है कि इसको हम ऑप्शन से रखकर सेटिस्फाई कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। तो अगर पहले वाला रखते हैं तो बी के स्थान पर 4, ए के स्थान पर 2, 4 दूनी 8 गुणे बी के स्थान पर 4, तो 4 गुणे 3 4 3 12 बराबर 57 गुणे 1, यानी कि इतना आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 12 बटे 96 यह होगा बराबर 57 गुणे 2, यह 100 से पार हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो गलत होगा। इस तरीके से जब सी रखेंगे, सी की वैल्यू ए बराबर 5 बी बराबर 2 रखेंगे, सेटिस्फाई करने पर 575 बराबर 575 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है भारत का एक सहयोगी सदस्य कौन है। तो भारत का जो एक सहयोगी सदस्य है वह है साफ्टा। साफ्टा जो है भारत का जो है एक सहयोगी सदस्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, जिसमें यह समीकरण दिया हुआ है कि यह 1/5x - 1/6y बराबर 5x + 6y। तो
यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है। उसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो सवाल में दिया है उसका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेने पर सीधा सीधा आ जाएगा, यह डायरेक्ट गुणा कर दिया है। आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। गुणा कर दिया है तो 5x² बराबर 5x²/5। इस तरीके से सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा x² + 11xy/30 - y²। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की जो स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी। तो DRDO की जो स्थापना की गई थी वह सन 1958 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का जो है मूल्य क्रय मूल्य से 85% अधिक अंकित कर लेता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। उसके बाद जो है वह जो MP आता है उस पर वह 50% की छूट देता है। उस छूट देने के बाद फिर उसे 25% का लाभ भी होता है। तो इस प्रकार बिक्री पर होने वाला उसका वास्तविक लाभ जो है क्या होगा। तो सिंपल सवाल है कि मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य जो है उसका क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। चूँकि वह 50% अधिक अंकित करता है तो 100 का जो है 50% सीधे हो जाएगा 50, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 150। तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 150। फिर वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो यानी कि 150 पर वह 25% की छूट देता है। तो बेचता किस में है, तो 150 का 75% में बेच रहा है। 25 की छूट करने पर 75 में बेच रहा है, तो उसका SP यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा 112.5 रुपये। चूँकि कह रहा है कि वह बेचने के बाद जितने पर बेचता है, बेचने पर जो है उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि 100 रुपये पर जो है उसे 25% का लाभ होता है। तो बेच रहा है कितने में, तो बेच रहा है 100 पर 125 रुपये का लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 125 में बेच रहा है। 100 अगर वह छूट नहीं देता तो वह बेचता तो 125 रुपये में बेचता, तो उसे वास्तविक लाभ कितने हुआ है। तो उसे बेचना चाहिए 125 में, लेकिन बेच कितने में रहा है, 112.5 में। तो उसे लाभ हो रहा है 125 - 112/100, यानी कि 12.5% का जो है उसे लाभ हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.5%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का जो है प्रबंधन करती है। कौन सी कंपनी है जो भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का जो है प्रबंधन करती है। इसके ऑप्शन है HSL, सेल, गेल और DVC। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है इनमें से कौन सा जो है खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर जो है पहुंच गया। कौन सा खोजकर्ता है जो भारत आना चाहता था लेकिन उसके बजाय वह अमेरिका पहुंच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस जो है वह पहले भारत की खोज में आना चाहता था, लेकिन वह पहुंच गया अमेरिका, तो उसने अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है दिए गए कथनों को पढ़ें और उस विकल्प का चयन करें जो सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण है, यानी कि कथन दिया है फिर उस पर निष्कर्ष दिए होंगे। तो कथन देख लेते हैं। कथन है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान मोटरसाइकिलों की कीमत में जो है काफ़ी वृद्धि हुई है। और दूसरा कथन क्या है, कथन नंबर बी, पिछले 2 महीनों के दौरान XYZ लैपटॉपों की कीमत में काफ़ी कमी आई है। तो दोनों कथन है। तो प्रश्न में दिया है, तो इसके ऑप्शन दिए हैं कि दोनों ही कथन
स्वतंत्र कारण है तो गलत। दोनों ही कथन स्वतंत्र कारणों के जो है प्रभाव हैं, तो यह ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों के दोनों ही प्रभाव डाल रहे हैं। बिक्री तो जो मूल्य घट रहा है और बढ़ रहा है उस पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है, ए जो है जेड का पिता है और बी जो है ए की माँ है, तो एक्स का जो है ए से क्या संबंध होगा। तो सीधा सवाल है, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स जो है वाई की बहन हो गई, उसके बाद वाई जो है जेड की माँ है, तो वाई जो है जेड की माँ है, वाई जो है जेड की माँ है, ए जो है जेड का पिता है, तो यहाँ से ए जो होगा वह जेड का पिता होगा, या दोनों पति पत्नी हो गए। और बी जो है ए की माँ है, बी जो है ए की यह कैसे होगा, रुकिए एक बार फिर देखते हैं कि एक्स जो है एक्स वाई की बहन है, वाई की जो है एक्स बहन है, जेड जो है वाई की माँ है, यह जेड वाला जो पोर्शन है यह माँ है वाई की। उसके बाद कहा है ए जो है जेड का पिता है, तो इसको जब भी हम फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने से जो है इस प्रकार आएगा, इस प्रकार फिगर बनाने पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी के द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय जो है कितना होगा। तो रेलगाड़ी द्वारा जो है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सीधा सीधा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया है 250 किलोमीटर। यहाँ से जो समय लगेगा वह लगेगा 10/3 घंटे, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 घंटे 20 मिनट समय लगेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर लिए गए 1025 रुपये के ऋण को जो है 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की जो है राशि क्या होगी। 5% प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, चूँकि जो ब्याज लिया गया वह चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया, तो 2 वर्ष में चुकाना है 1025 रुपये के ऋण को। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो किस्त होगा वह 100 रुपये की किस्त लिया है, तो 1025 रुपये वह लिया है, तो पहले साल जो 100 रुपये चुकाएगा तो उस पर जो ब्याज लगेगा 5% की दर से, यानी कि 1 का जो है 1 + 5/100। फिर दूसरे साल जो लगेगा वह x चुकाएगा, तो उस पर जो समय होगा वह 2 का पार हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 551 रुपये। सीधा सीधा वह कितना ब्याज चुकाएगा 2 साल में, 551.25 रुपये चुकाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 551.25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पॉइंट 1 है कि प्रत्येक अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, और ऑप्शन 2 है कि किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होती है। तो दोनों ही पॉइंट जो है, दोनों ही पॉइंटों के बारे में देखा जा रहा है, तो जो दूसरा वाला पॉइंट है वह सही है, क्योंकि किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का जो अगर गुणनफल करते हैं, जिसमें 3 हो गया और 5 हो गया, तो 5 × 15 आ जाएगा। तो 15 जो क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो
एक से और खुद से करती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं 3 और 5 हो जाएंगी। और विषम संख्याएं क्या होगी, जो केवल विषम संख्याएं क्या होंगी, जो 2 से नहीं करती हैं। 2 से नहीं करती हैं तो 15 2 से नहीं कटेगा। तो ये दूसरा वाला पॉइंट सही हो जाएगा, जबकि पहला वाला पॉइंट गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो केवल 2 किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, 3 संख्याओं का जो है अनुपात दिया है, 1 संबंधी 2 संबंधी 3, और उनका एचसीएफ दिया है 12। तो ये संख्याएं क्या होगी, तो वो जो संख्याएं होंगी 12 का मल्टीपल होंगी, यानी कि 12, 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 का मल्टीपल 12 होंगी, फिर 12 दूनी 24, फिर 12 तेईं 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, जमन और समन भाई हैं जिनका एकल अभिभावक सोशियो है। सोशियो जो है वह दमन का भाई है, जिसकी माँ का जो है इकलौता भाई शेर है। जमन की जो है बुआ है। शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है। शेर के जो है भांजे का क्या नाम है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए जो कथन दिया गया है उसके हिसाब से फिगर बनाएंगे तो फिगर यह आ जाएगा। तो यहाँ से पूछा है शेर का भाई क्या है, तो शेर का जो है भाई होगा वह हो जाएगा सोशियो। सोशियो जो है शेर का भाई हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की जो है नदी मोस्कावा के नाम पर जो है रखा गया है। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम रखा गया है, तो वह मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम जो है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र पर और रूस की नदी जो है मोस्कावा के जो है नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है जो कि सिंप्लीफिकेशन यानी कि सगड़ी कलर का सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सवाल है, यह जो दिया है यह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ये लिखा है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है। तो सीधा सीधा यह ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 0.24 और बी की वैल्यू जो हो जाएगा 0.02। तो जब इसको 0.02 में से 0.02 को जब घटाएंगे उसके बाद 0.36 कर देंगे, यानी कि इसका घटाने का वर्ग करने पर यह कर देंगे। तो सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.09, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा 0.09। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम पर प्रत्यय अल जुड़ा होता है। तो कौन सा कार्बनिक नाम में जिनके अल जुड़ा होता है, तो वह होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वाले प्रत्यय होते हैं जिसमें अल जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में है, शरीर में विल्ली जो है कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि वेयर इन द बॉडी इन विल्ली फाउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में जो है विल्ली पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न दिया गया है कि इस खाली स्थान पर जो है क्या भरा जाएगा। तो सिंपल सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। सीधा जब प्रश्न को 16, 2, 32, 3, 96, 4 सॉल्व करेंगे तो इसके आगे क्या आएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, 2 के बाद एक छोड़कर 3 आया है, 3 के बाद एक छोड़कर 4 आया है, तो 4 के बाद अगर अगला पूछता तो यहाँ पर 5 आता। लेकिन इसके आगे का देखना है तो यह
इसके बाद यह देखेंगे तो यह 16 दूनी 32 है। फिर 32 से 96 कैसे आया, तो 32 का 3 का गुणा करने पर 32 3 96 आया। 3 के बाद क्या गुणा करेंगे, 3 के बाद 4 का गुणा करेंगे, तो 96 गुणे 4 का कितना आएगा, तो 384। 96 गुणे 4 384 आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 384। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 होगा, विश्व बैंक की जो है स्थापना कब की गई थी। तो विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी यह द्वितीय विश्व युद्ध के जो है दौरान की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व के युद्ध के जो है दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, 1857 में शाह आलम ने जो है किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो शाह आलम ने जो है किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वह बड़ौत में जो है शाह आलम ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। बड़ौल कहाँ पर है, बड़ौल जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने करवाया था। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MOEF-NCC के जो अंतर्गत एक सर्वाधिक बहुविषयक निकाय है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो इन दोनों का मुख्यालय जो है वह स्थित है नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के जो है रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाला जो मिश्रण है वह सांद्रता, प्राप्त होने वाले मिश्रण में जो सांद्रता हो वह 60% का हो जाए। तो इस प्रकार के जो प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, कितना लीटर दिया है, 36 लीटर में जो है 25% की सांद्रता है। तो यहाँ से रस की मात्रा जो हो जाएगी 36 का जो है 25%, सीधे सीधे 9 लीटर जो है रस की मात्रा हो गई। जल की मात्रा कितनी होगी, तो टोटल जो है 36 लीटर है जिसमें से 9 लीटर रस है, तो पानी की मात्रा हो जाएगी 27 लीटर, यानी कि 9 लीटर रस हो जाएगा, 27 लीटर पानी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि 80% सांद्रता वाले में जो है 1 लीटर मिलाया जाता है, 80 लीटर सांद्रता वाले में जो है 1 लीटर मिला दिया जाता है पानी। तो यहाँ से रस की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो रस की मात्रा हो जाएगी x का 80% यानी कि 4x/5 जो है वह रस हो जाएगा। तो सीधे सीधे 9 लीटर जो है सांद्रता है उसमें 4x/5 अगर मिला देते हैं तो टोटल 36 + x का जो है 60% यह आ जाता है। टोटल मिलाने के बाद मात्रा आ जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 63 आ जाएगा, यानी कि 36 लीटर मिलाने पर जो है उन दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 लीटर। अगला प्रश्न है, नदी के तट पर जो है निर्मित द्वीप मांजुली असम का निर्माण किस नदी द्वारा होता है। तो मांजुली यानी असम का जो निर्माण जो है किस नदी के द्वारा होता है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, उस विकल्प को चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार, यानी कि जिस प्रकार से राजा का संबंध महल से होता है उसी प्रकार कैदी का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार राजा जो है महल में रहता है उसी प्रकार कैदी जो है जेल में रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, मानव विकास की अवधारणा जो है किसने
विकसित की थी? तो मानव विकास की 2 अवधारणा विकसित की थी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने जो है मानव विकास की जो है अवधारणा को जो है विकसित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? दिया है तो इसमें पॉइंट 1 दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, यह बात सही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इमेजिनरी होती। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं होती है, तो यह वाला ऑप्शन सही है। पॉइंट 3 है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होते हैं, तो यह वाला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, 5 अंकों वाली जो है एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक जो है वह 2 है, और इकाई के अंक पर स्थान मौजूद अंक जो है सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है, यानी कि इकाई पर 4 है और सैकड़े पर 2 है। इकाई पर 4 हो जाएगा और सैकड़े पर 2 हो जाएगा। संख्या में जो है 1000 के स्थान पर 0 है, यानी कि जो 1000वां स्थान है वह 0 है। 10,000वें स्थान पर मौजूद अंक जो है सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है, यानी कि जो 10,000वां स्थान पर है वह 4 और 2 यानी कि 6 है। 6 है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से जो है 1 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे यह 6,000 में आएगा, 6 के बाद 0 0 आएगा, यहाँ तक हो गई। प्रश्न में पूछा कि 5 अंकों वाली एक संख्या, तो यह 5 अंकों वाली संख्या होगी। सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है, यानी कि सैकड़े पर मौजूद 2 है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सभी में 2 2 2 दिया है। उसके बाद इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से जो है 2 गुना है, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए। 2 का गुना 4 होगा, तो 4 सभी में है, 2 गुना। उसके बाद पूछा है कि संख्या में 10,000 के स्थान पर 0 है, तो 10,000 पर 0 है, 1000 स्थान पर जो है 0 हो जाएगा, तो सभी में 0 है। उसके बाद दिया है 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक के जो है इकाई के अंकों का योग के जो है बराबर है, तो अभी सही है। उसके बाद पूछा है दहाई के स्थान पर मौजूद अंक, यानी कि दहाई पर मौजूद अंक जो है 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से जो है 1 कम है, यानी कि 6 से 1 कम होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 है तो नहीं होगा, यहाँ पर 2 है तो नहीं होगा, यहाँ पर 6 है तो नहीं होगा, यहाँ पर 5 है तो यह होगा। 6 से 1 कम 5 है दहाई के स्थान पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, 2 आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले ही पहुंच जाता है, तो गंतव्य यानी कि जहाँ पर वह जा रहे हैं उनकी दूरी जो है कितना है? तो पहला वाला 3 किलोमीटर से चल रहा है, दूसरा वाला 3.75 से चल रहा है। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी जो है वह d किलोमीटर है। तो पहला वाला अगर d किलोमीटर चलता है वह 3 किलोमीटर के हिसाब से, तो जाने में लगता है इतना समय है, माइनस दूसरा वाला d उतना ही दूरी तय करता है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो दोनों के बीच जो है कितने समय का अंतर हो जाता है? तो वह आधे घंटे का, यानी कि 1/2 घंटे का अंतर हो जाता है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ से d की वैल्यू आएगा 7.5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर, गंतव्य की दूरी 7.5 किलोमीटर होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। सी एक दिन में
ए और बी के द्वारा एक साथ मिलकर किए गए कार्य का आधा ही कर सकता है। सी जो है ए और बी मिलकर अगर कार्य करते हैं तो उसका आधा ही सी कर सकता है। यदि सी अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देता है तो ए बी सी मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे। तो सीधा है, यहाँ से ए दिया है और बी दिया है, इन दोनों में जो है ए बी से 50% अधिक कुशल है। यानी कि ए अगर 1 यूनिट काम करता है तो बी सीधा सीधा 2 गुना करता है, 50% अधिक कार्यकुशल है। उसके बाद करा कि सी एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का जो है आधा ही कर सकता है। तो यानी कि सी जो होगा, अगर यह दोनों मिलकर एक साथ एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे, 3 यूनिट काम कर लेंगे, तो यह सीधा सीधा यहाँ से अगर इसको हम आधा के लिए अगर इसको 2 मान लेते हैं तो यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 4। तो कह रहा है कि इन दोनों का जो मिलाकर आधा ही कार्य करता है, यानी कि आधा कार्य कुशलता है। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 3। सी अकेले उस कार्य को जो है 40 दिन में करता है। तो यहाँ पर हम लिखने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको आपको सलूशन डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा ए जो है बी का जो है आधा का 50% ही काम करता है, यानी कि 1/2 बी, यानी ए बी का जो है वो तो कार्य क्षमता हो जाए, अगर ए 1 यूनिट काम करता है तो बी 2 यूनिट काम कर लेगा। सी जो है इन दोनों का कार्य कुशलता का आधा है, यानी कि 3/2 है। तो इनके कार्य की क्षमता का रेशियो जो हो जाएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 3/2 संबंधी, यानी कि जब इसका गुणा कर देंगे तो 2 × 4 × 3 जो हम बताए हैं। फिर उनके समय का रेशियो जो है सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 6 रेशियो 1/2 1/4 1/3 हो जाएगा। तो यानी कि सभी में इनका एलसीएम यानी कि 12 से ऊपर गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 6 रेशियो 3 रेशियो 4 बच जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि सी जो है किसी काम को जो है 40 दिन में अकेले कर देता है, तो कितना, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है 10 दिन आ जाएगा, ए की वैल्यू 60 दिन हो जाएगा, बी की वैल्यू 30 दिन, सी की वैल्यू 40 दिन हो जाएगा। तो यहाँ से तीनों मिलकर कितना काम करेंगे तो 1/60 1/30 1/40, यानी कि 13 सही 1/3 दिन में जो है तीनों मिलकर उस पूरा काम को ख़त्म कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में पूछा गया है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की जो है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य जो है शामिल हुए थे। तो यूएन के सदस्य में जो है 2020 में कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो है अस्थायी सदस्य, यानी कि 5 परमानेंट सदस्य शामिल हुए थे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है कि मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा वाजीरालो गोर्म को जो है राज्याभिषेक समारोह पर आयोजित किया था। तो वह कौन राजा, कहाँ के राजा थे, तो वह थाईलैंड के राजा ने जो है राज्याभिषेक के लिए जो है आमंत्रित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। सीधा सीधा देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4 और 8 का गुणा कर फिर 6 और 2 का गुणा घटा देगा, 6 और 2 का गुणा करके घटा देना है। सीधा सीधा हो जाएगा कि 4 × 32 हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12, 32 में से 12 घटाने पर यह संख्या 20 आ जाएगी। इसी प्रकार से 8 × 6 = 48 हो जाएगा माइनस 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 48 - 30 घटाने पर 18 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे, 4 तिहाई पहले 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करेंगे, फिर उसमें से 4 तिहाई 12 घटा देंगे, तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
6। ऑप्शन नंबर ए जो है 6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है आपका 45। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि 7 और 6 का नीचे वाले दोनों का गुणा कर कर आधा कर देना, यानी कि 7 छक 42, 42 का आधा 21 होगा। 8 त्रिके 24, 24 का आधा 12 होगा। इसी प्रकार से 7 दूनी 14, 14 का आधा से होगा वह 7 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वह अपने भारत का है। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया यानी कि भारत, जिसमें वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी तो वह 8 थी, अब बढ़कर जो है 12 हो गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 अंश अधिक है। कोण बी का मान कोण सी के मान का जो है 4 गुना है। तो तीनों कोण जो है क्या क्या है, क्रमशः कौन से हैं। तो सीधा सीधा तीनों कोणों का मान सीधा सीधा 180 अंश होता है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। चूँकि दिया है कोण ए का मान कोण सी से जो है 12 अंश अधिक है, कोण ए बराबर सी प्लस 12 अंश हो जाएगा। फिर दिया है कोण बी का मान कोण सी के मान का 4 गुना है, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 4 गुणे कोण सी। तो तीनों की वैल्यू जो है इसमें रख देंगे। इसमें रखने पर जो है ए की वैल्यू क्या होगी कोण सी प्लस 12, उसके बाद कोण बी की वैल्यू क्या होगी 4 सी हो जाएगा प्लस सी की वैल्यू दिया है, यानी कि टोटल सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 28 अंश। सी की वैल्यू 28 अंश आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बी की वैल्यू 4 गुना 112 अंश आ जाएगी और ए की वैल्यू 40 अंश। तो यानी कि 40, 112 और 28, 40, 112 और 28 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो सीधा सवाल है, इसमें देखिए पहले वाले में 3 त्रिभुज बने हैं, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजाओं से जो बना त्रिभुज 3 होता है। और कितने हैं तो 3 त्रिके 9 त्रिभुज हो जाएंगे। आयत कितना है तो आयत जो है वह 4 भुजाओं से बना होता है, तो 4 गुणे 1 आयत है तो 4 गुणे 1, यानी कि 3 त्रिके 9 माइनस 4, 9 माइनस अरे गलत कर दें, यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, तो 3 गुणे 3 त्रिभुज कर लेंगे। गुणे फिर आयत कितना है तो आयत की भुजाओं की संख्या जो होती है 4, तो 4 गुणे 1, यानी कि 3 त्रिके 9 चौको 36। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ गया है 36। उसी प्रकार 5 द्विजीय है या 5 वर्ग की भुजा की संख्या है, तो यहाँ से 5 गुणे भुजाओं की संख्या 4 होती है, तो 4 हो जाएगा। फिर गुणे 4 भुजाओं वाले, फिर 4 भुजाओं वाले बड़े आयत का जो है होगा वह 1 आयत का होगा 1, यानी कि यहाँ से 5 चौको 20, 20 चौको 80, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 80। इसी प्रकार से इसका देखेंगे तो 4 गुणे त्रिभुज दिया है, तो 4 गुणे 3 हो जाएगा। गुणे या पंचभुज है, पंचभुज का है, षटभुज है, तो षटभुज का होता है 6, तो 6 एक भुजा से कितना दिया है तो 4 3 12, 12 छक 72, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है जीवों के वर्गीकरण का जो है कौन सा स्तर कुल यानी कि फैमिली और जाति यानी कि स्पीशीज
फैमिली और स्पीसीज के जो है बीच आता है, यानी कि कुल और जाति के जो है बीच आता है। तो जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर है, तो वह स्तर है वंश, यानी कि जीन्स जो है फैमिली और स्पीसीज के जो है बीच में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का जो फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो अभी तक जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उन लोगों को अगर क्लास पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग भी एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कर दें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है आपको जीके, जीएस, मैथ और जो भी बुक चाहिए उनका सलूशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप लोग किसी और बुक का सलूशन चाहिए तो आप लोग बुक का नाम कमेंट में कर सकते हैं, उस बुक का सलूशन हम उपलब्ध कराने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे क्लास जो है कर लोगे। जय हिंद, जय भारत।